Hello students, myself Poonam Mistry. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to continue chapter 1 history, that is the rise of nationalism in Europe, part 3. As we have already seen about the France in part 2, now we are going to continue the age of revolution, that is the unit 3, and in this unit we are going to study of the year between 1830 to 1848. Now, when we talk about the age of revolution, actually two ideas were spread, that was liberalism and nationalism in the whole Europe, okay. And liberalism nationalism जो spread हो गया था, liberalism मतलब liberty जो दे दी थी, nationalism means feeling of nation towards the people, like people को नेशन के बारे में जो फीलिंग थी उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. सो नाउ ऑलरेडी दिस टू थिंग्स वो यूरोप के बहुत सारे रीजन में ऑलरेडी स्प्रेड हो गई थी, एंड स्पेशली कहाँ कहाँ, तो इटली, जर्मन स्टेट्स, फिर प्रोविंसेस ऑफ ऑटोमन एम्पायर में, आयरलैंड एंड पोलैंड, सब जगह पे ये लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म तो था ही. सो अब ये किया किसने था, हु वर दिस लिबरल नेशनलिस्ट, तो दे बिलोंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल. और एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल मीन्स दे वर द प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स एंड द कॉमर्शियल मिडिल क्लास पीपल. ओके, सो लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म ये चल ही रहा था. This was done by educated middle class people. Now in 1930 you have to remember that two revolution took place. Which two revolution took place? So first was July Revolution and second is Greek Revolution. Let's talk about July Revolution. As in part 2 and part 1 we have already studied about the Bourbon King, जो Treaty of Vienna के बारे में हमने पढ़ा था. So July 1830 में बर्बन किंग्स जो थे उनको फिर से निकाल दिया था बाय लिबरल रिवॉल्यूशनरीज हु इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विथ लुइस फिलिप एज इट्स हेड. अब हमें ऑलरेडी पता है कि आगे जब ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था उसमें बर्बन किंग को रिस्टोर किया था, पर जब ये लिबरल रिवॉल्यूशनरीज आए तो उन्होंने ये फिर से बर्बन किंग्स को निकाल दिया एंड उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की स्टार्ट किया जिसमें रूलर तो रहेगा लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के लॉस के हिसाब से ही जो भी कुछ फॉलो करना है वो करेगा, और उसमें जो उन्होंने हेड बनाया दैट वाज लुइस फिलिप. नाउ द जुलाई रिवॉल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग ब्रुसेल. ब्रुसेल वाज द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम एज वी ऑलरेडी नो. तो वहाँ पे रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया. एक्चुअली ये जो ब्रुसेल जो था दे वर अंडर यूके, दैट इज़ यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स, लेकिन बाद में उनको भी फ्रीडम चाहिए था और उनको भी फ्रीडम मिल गया था. तो दिस वाज ऑल अबाउट द जुलाई रिवॉल्यूशन कि विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम. उससे ब्रेक हो गया और फिर वो लोग फ्रीडम हो गए, फ्रीडम उनको मिल गया, राइट. व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रीक रिवॉल्यूशन, अब ग्रीक के पीपल जो थे मतलब ग्रीक्स जो थे दे वर स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस. उनको भी इंडिपेंडेंस चाहिए था, फ्रीडम चाहिए था, बट एक्चुअली दे वर अंडर ऑटोमन एम्पायर. वो लोग तो ऑटोमन एम्पायर के अंडर थे. सो नाउ इन 1821 दे स्टार्टेड स्ट्रगलिंग फ्रॉम फॉर इंडिपेंडेंस. अब जब उनको इंडिपेंडेंस चाहिए था तो दे स्टार्टेड स्ट्रगलिंग फॉर द फ्रीडम फॉर दैट. सो उसके लिए उनको हेल्प मिली थी फ्रॉम मैनी वेस्टर्न यूरोपियन पीपल एंड इवन फ्रॉम द पोएट्स एंड ऑल्सो फ्रॉम आर्टिस्ट एंड मैनी अदर पीपल. सो यहाँ पे ग्रीक्स के पीपल को हेल्प भी मिली थी फ्रॉम पोएट्स एंड आर्टिस्ट एंड यूरोपियन पीपल के साथ. और उसके बाद ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज साइंड इन द ईयर 1832 एंड फाइनली ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन के तरीके से रिकॉग्नाइज कर दिया गया. सो फाइनली दे फॉट इन द वॉर एंड फाइनली ये जो ट्रीटी जो साइन हुई एंड उसमें फाइनल हो गया दैट ग्रीक वॉज एन इंडिपेंडेंट नेशन. सो दैट वाज अबाउट द एज ऑफ रिवॉल्यूशन. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग. अब यहाँ पे जो डेवलपमेंट चल रहा था नेशनलिज्म का, तो सिर्फ वॉर्स और टेरिटरीज़ को एक्सपांड करना बस इतना ही नहीं, लेकिन उसके अलावा कल्चर जो था, कल्चर ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन. जैसे आर्ट है, पोइट्री है, स्टोरीज़ है, म्यूज़िक है, उसकी वजह से इट हेल्प टू एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग्स. उसके वजह से नेशनलिस्ट फीलिंग्स आती थी पीपल के अंदर, राइट.
सो अगर हम रोमांटिज्म की बात करें तो रोमांटिज्म क्या है? इट इज़ अ कल्चरल मूवमेंट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। ये एक कल्चरल मूवमेंट है जिसमें पीपल में एक डेवलपमेंट आए एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट का, कोई अलग तरीके से आर्ट से या पोइट्री से कुछ भी थ्रू वो अपनी नेशनलिस्ट फीलिंग जो है वो शेयर कर सके। तो अब उसमें रोमांटिक आर्टिस्ट पोएट्स वो लोग क्या करते थे? दे क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीज़न एंड साइंस, और वो लोग फोकस किस में करते थे? इमोशंस, इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स, राइट। और उनका जो एफर्ट था was to create a sense of shared collective heritage, a common cultural past, कि हमारे नेशन को हमें भूलना नहीं है। सो उसके लिए दे स्टार्टेड डूइंग ऑल दिस। अब जब हम आगे बात करें उसमें, तो द एंड ऑफ 18th सेंचुरी की बात करें तो उसमें जो ग्रेट पावर्स थे रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, दिस वर द थ्री ग्रेट पावर्स। और उसमें से रशिया जो है उन्होंने क्या कर दिया? ऑफकोर्स दे वर हैविंग मोर पावर, तो उन्होंने पॉलिश, अब रशिया ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। एंड उन्होंने क्या किया? इवन दो पोलैंड जो था वो तो एक एग्जिस्ट नहीं करता था इंडिपेंडेंट टेरिटरीज, तो नेशनलिस्ट फीलिंग वो केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। बट अब यहाँ पे रशिया ने क्या किया? रशिया ने पावर हाथ में लेकर पॉलिश लैंग्वेज को रिमूव कर दिया। वहाँ के पीपल को पॉलिश लैंग्वेज नहीं बोलनी है, रशियन लैंग्वेज उन्होंने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। अब ये सब देखने के बाद रशियन जो है ये सब स्टार्ट कर दिया था। सो 1831 में क्या हुआ? एम आर्म्ड रेबेलियन अगेंस्ट रशिया दैट टुक प्लेस। ऑफकोर्स इट वाज अल्टीमेटली क्रश्ड। और पॉलिश को तो उसकी लाइफ में लिखा ही था कि उनको स्ट्रगल ही करना है अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस, बिकॉज रशिया के पीपल उनको बहुत डोमिनेट करते हैं। लेट्स रीड हियर दैट कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन, आर्ट एंड पोइट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग, वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। रोमांटिज्म अ कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू हेल्प अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, ये भी पढ़ा हमने। लैंग्वेज ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर एंड इन 1831 एन आर्म्ड rebellion against Russian took place which was ultimately crushed. So that was about the Russian। तो यहाँ पे मैंने पॉलिश की बात की। यहाँ पे जो मैंने लिखा है उसमें पीपीटी में जो यहाँ पे शो किया है दैट इज़ सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखा है। मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ वो डिटेल में जा रहा है कि उसमें क्या हुआ था अगेंस्ट पॉलिश। लाइक पॉलिश लैंग्वेज उन्होंने रिमूव कर दी थी, मतलब पॉलिश लैंग्वेज स्पीकर्स जो थे देवर फोर्स्ड, लाइक देवर फोर्स टू गेट आउट ऑफ दी स्कूल, और रशियन लैंग्वेज हर जगह पे इम्पोज कर दी थी। 1831 में रेबेलियन टुक प्लेस और सब जगह पे रशियन रूल जो है वो स्टार्ट हो गया था, बट अल्टीमेटली इट वॉज क्रश्ड। देन मैनी मेम्बर्स ऑफ क्लर्जी इन पोलैंड जो थे दे स्टार्टेड यूजिंग लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। पॉलिश जो थे वो लोग चर्च गैदरिंग्स में यूज़ करते थे, हर एक रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में यूज़ करते थे। लेकिन लार्ज नंबर ऑफ प्रिस्ट और वो सब थे दे वर पुट इन जेल, या तो उनको बोला दे वर सेंड टू साइबेरिया बाय द रशियन अथॉरिटीज़, क्योंकि उनको एज अ पनिशमेंट ये सब मिलता था कि अगर यहाँ पे रहना है तो यू जस्ट हैव टू यूज़ रशियन लैंग्वेज ओनली। एंड क्योंकि उन्होंने वो जो प्रीस्ट थे उन्होंने मना कर दिया था कि हम रशियन लैंग्वेज में प्रीच, उनका जो रिलीजियस प्रीचिंग जो था वो लोग नहीं देंगे, सिर्फ पॉलिश लैंग्वेज में ही देंगे। सो दे वाज सेंट टू साइबेरिया एंड ऑल दैट। सो यूज़ ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। सो दैट वाज अबाउट द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर इवेंट। अब 19th सेंचुरी की बात करें तो यूरोप फेस इकोनॉमिक हार्डशिप्स इन दी 1830s। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सॉ एन इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब 19th सेंचुरी में पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ होता गया है। पॉपुलेशन इंक्रीज़ होता गया मतलब द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री। अब क्या होने लगा? पॉपुलिज्म का मीनिंग है स्टेट ऑफ बीइंग पुअर। पॉपुलेशन इंक्रीज़ होता गया लेकिन उसके हिसाब से जो डिमांड थी, प्रोडक्शन इतना नहीं हो रहा था। पॉपुलेशन इंक्रीज़ होता गया, फूड प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ होते गए। अब जितने पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गए मोर जॉब सीकर्स विल बी देयर, बहुत सारे पीपल को जॉब चाहिए। तो नाउ पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज़ नाउ दे माइग्रेटेड टू सिटी एरिया, और उन्होंने जॉब सर्च करने लगे वो लोग। एंड नाउ दे वर नॉट हैविंग एनी प्लेस, सो दे स्टार्टेड लिविंग इन ओवर क्राउडेड स्लम्स एरिया। फिर
वो लोग क्या करते थे, देवर इम्पोर्टिंग गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। क्यों इंग्लैंड से? क्योंकि वहाँ से चीप पड़ता था। और वहाँ के जो भी गुड्स थे देवर मशीन मेड। अब जो दोज वर्कशॉप्स व पार्टली मैकेनाइज्ड, लाइक बहुत सारे वर्कशॉप ऐसे भी थे, आधे मैकेनाइज थे और आधे हैंड वर्क भी थे। अब 1848 में क्या हुआ, फूड शॉर्टेज उनको बेयर करना पड़ा था। सो व्हाट हैपन, लुइस फिलिप जो था, जो हेड बनाया था उसको भी निकाल दिया, बिकॉज ही हैड नॉट डन एनीथिंग, सो ही वॉज फोर्स टू फ्ली। जो किंग था फ्रांस का, उसको फोर्स कर दिया कि बस तू यहाँ से निकल जाओ, बिकॉज ही वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग, राइट। सो उसके बाद उन्होंने एक नेशनल असेंबली बुलाया और फिर चेंजेस उन्होंने लाए। और चेंजेस क्या लाए, एक राइट टू वोट एंड राइट टू वर्क, ये चेंजेस लाए, थोड़ा लिबरल बना दिया उन्होंने। फिर 1845 में क्या हुआ, उसके बाद वीवर स्टार्टेड रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर, पेमेंट डिक्रीज्ड, और ये सब होने लगा। और फाइनली जो हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट स्टार्टेड एंड फाइनली उसका एंड आ गया। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, जो 1848 की बात है। In 1848, a revolution led by educated middle classes was underway. Men and women of the liberal middle class demanded a creation. अब 1848 में जो middle class के people थे, what they wanted कि हमें नेशन स्टेट ही चाहिए। अब नेशन स्टेट तो चाहिए, लेकिन उसमें पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स के फ्रीडम भी चाहिए। तो क्या, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए उनको, फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहिए। फ्रीडम ऑफ प्रेस मतलब कि अगर मुझे कुछ भी न्यूज़पेपर में प्रिंट करवाना है तो आई शुड हैव दैट मच ऑफ फ्रीडम कि मैं अपने हिसाब से कुछ भी प्रिंट करवा सकती हूँ। तो ये फ्रीडम ऑफ प्रेस उनको चाहिए था। एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, दैट कुछ भी वो उनकी जो भी बात है वो एसोसिएट कर सके, बोल सके। सो दिस ऑल थिंग्स दे वांटेड। A large number of political associations came together in Frankfurt to vote for an all-German National Assembly. On 18th May 1848, 831 elected representatives marched to take their places in the Frankfurt Parliament convent in the Church of Saint Paul। ये सब वहाँ पे गैदर भी हुए थे रिवॉल्यूशन के लिए। उसके बाद 18 मई को जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव दे मार्च इनटू अ फेस्टिव प्रोसेशन टू टेक देयर प्लेसेस फ्रैंकफर्ट में, वो हमने अभी पढ़ा। उसके बाद क्या किया, दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट के सब मोनार्की होगी लेकिन पार्लियामेंट्री लॉज फॉलो करेंगे। द क्राउन वॉज ऑफर्ड टू फेडरिक विलियम IV. He was the king of Prussia, but he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly। उसको ऑफर किया लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया था। The middle class dominated the parliament। मिडिल क्लास जो थे ऑलरेडी वो पार्लियामेंट को डोमिनेट करते थे। एंड अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन पार्टिसिपेटेड इन द लिबरल मूवमेंट। फिर वुमेन्स जो थे उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। अब वुमेन ने क्या किया, दे फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, ओन ग्रुप्स जो है वो उन्होंने फॉर्म किए पॉलिटिक्स के, फाउंडेड न्यूज़पेपर्स एंड टुक पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स। और किस में उन्होंने पार्ट लेना स्टार्ट कर दिया, पॉलिटिकल मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस। बट they were still denied suffrage right, मतलब right to vote was still not given to them during the election of the assembly। उसके बाद in the years after 1848 the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe। so अभी यहाँ पे सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप जो है वो लोग ने चेंजेस लाना स्टार्ट किए, जो ऑलरेडी वेस्टर्न यूरोप के पीपल ने ऑलरेडी ये अपना लिया था बिफोर 1815। 10 सर्फडम, फिर फाइनली उन्होंने क्या किया, सर्फडम और बॉन्डेड लेबर, जो क्या चेंजेस उनको लाने पड़े, तो सर्फडम और बॉन्डेड लेबर मतलब जो किसानों वर्क करते थे फॉर द ओनर्स, वो एबॉलिश करवा दिया, बोथ इन द हैब्सबर्ग डोमिनेंस एंड इन रशिया, ये सब बंद करवा दिया था उन्होंने, ये चेंजेस लाए। एंड फाइनली उन्होंने दे ग्रांटेड ऑटोनॉमी टू हंगरी, मतलब उन्होंने फ्रीडम दे दिया हंगरी को, एंड इट ऑल्सो बिकेम इंडिपेंडेंट। सो दिस वॉज अबाउट द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। सो दैट वॉज अबाउट द पार्ट 3, जिसमें हमने एज ऑफ रिवॉल्यूशन पढ़ा, हंगर हार्डशिप रिवॉल्ट पढ़ा, रोमांटिज्म पढ़ा, एंड यहाँ पे लास्ट टॉपिक पढ़ा रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। नाउ इन द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी 4th यूनिट, द मेकिंग ऑफ जर्मन एंड इटली। If you enjoyed watching my video, please do like and subscribe my channel. Thank you for watching my video.